नमस्कार। क्या 2024 और 2025 भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं? आज हम बात करेंगे उन बड़ी बड़ी घटनाओं की जो सिर्फ हमारे देश का भविष्य ही नहीं तय कर रही, बल्कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो भारत के भविष्य की कहानी लिख रही हैं? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये एक पूरी पहेली है जिसमें अर्थव्यवस्था, दुनिया के साथ हमारे रिश्ते और समाज में हो रहे बदलाव सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए, एक एक करके इन धागों को सुलझाते हैं। आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे देश की इकोनॉमी और गवर्नेंस को। फिर बात होगी दुनिया में भारत की जगह की। इसके बाद हम साइंस और सिक्योरिटी के पहलू को समझेंगे। और आखिर में हम पर्यावरण और समाज से जुड़ी उन चुनौतियों पर नजर डालेंगे जो हम सबको छूती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पहलू से, अर्थव्यवस्था और शासन। मतलब देश की वो बुनियाद जिस पर इसकी पूरी ताकत टिकी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत अब जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। और ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश में डिमांड बढ़ रही है, फैक्ट्रियां चल रही हैं और बाहर से खूब सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, रेपो रेट। इसको आप इकोनॉमी का एक तरह का टेम्परेचर कंट्रोलर समझ सकते हैं। जब आरबीआई इसे घटाता है तो बैंकों को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिलता है और उम्मीद यही होती है कि फिर बैंक्स भी आम लोगों और बिजनेस को सस्ते में लोन देंगे। तो आरबीआई ने हाल ही में यही किया है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की कटौती की। सुनने में ये भले ही छोटा लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये इकोनॉमी में एक तरह से पैसा डालने जैसा है। इससे लोन सस्ते होते हैं और लोग ज्यादा खर्च करते हैं, खासकर तब जब दुनिया भर में मंदी का माहौल हो। अब बात एक और बहुत बड़े बदलाव की। सरकार ने क्या किया है कि जो 29 अलग अलग लेबर लॉज थे, उनका पूरा जाल हटाकर सिर्फ 4 आसान कोड्स बना दिए हैं। मकसद ये है कि देश में बिजनेस करना आसान हो। लेकिन हाँ, इस पर बहस भी छिड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। और देखिए, ये तरक्की सिर्फ एक जगह नहीं हो रही है। नवी मुंबई में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल रहा है। हमारे फोन पर डिजिटल पेमेंट आम बात हो गई है। यहाँ तक कि कार्डियों और फोन के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर चिप्स भी अब देश में बनने लगे हैं। ये सब मिलकर भारत की ग्रोथ की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया में भारत की क्या जगह है। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता कद। रूस के साथ भारत की दोस्ती हमेशा से खास रही है और हाल की मीटिंग ने इसे और भी मजबूत किया है। ये मामला सिर्फ तेल या हथियारों का नहीं है। आज की बदलती दुनिया में ये एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सोचिए, रूस से लगातार तेल की सप्लाई हमारी इकोनॉमी के पहियों को घुमाती रहती है। अब भारत सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देख रहा, बल्कि खुद खेल के नियम तय कर रहा है। चाहे वो ब्रिक्स ग्रुप में नए देशों को शामिल करना हो, यूनाइटेड नेशंस में विकासशील देशों की आवाज बनना हो, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल करना हो, भारत दुनिया को साफ संदेश दे रहा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो जितना दिलचस्प है उतना ही डरावना भी, साइंस और सिक्योरिटी। ये वो मैदान है जहां टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलें हल कर सकती है, तो दूसरी तरफ हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। एआई और ऑटोमेशन, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमारी इकोनॉमी को रॉकेट की रफ्तार दे सकते हैं, सरकारी कामकाज को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लाखों लोगों की नौकरियों के लिए खतरा भी हैं। और ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि एक समाज के तौर पर हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। हमारी दुनिया जितनी कनेक्टेड है, उतनी ही खतरों से घिरी हुई भी। 26 करोड़ से ज्यादा साइबर अटैक्स, ये आंकड़ा ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और तो और कब एआई की मदद से होने वाले आतंकवाद का खतरा भी सामने आ रहा है, जो किसी बुरे सपने जैसा है। ये एक ऐसी रेस है जिसे हम हार नहीं सकते। लेकिन इन खतरों के बीच उम्मीद की एक रोशनी भी है, या यूं कहें कि स्पेस में जाता हुआ एक रॉकेट। भारत ने अपने गगनयान मिशन में एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसका क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल रहा है। ये वाकई में इतिहास बनाने जैसा है।
तो सवाल ये है कि गगनयान सिर्फ एक स्पेस मिशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये गेम चेंजर है। ये साबित करता है कि भारत एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर है। यह हमें स्पेस से अपनी सरहदों की निगरानी करने की ताकत देता है, और सबसे बड़ी बात, ये साइंस और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के नए रास्ते खोलता है। और अब आखिर में हम उस मुद्दे पे आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारा प्लैनेट और हम लोग। हमारा आखिरी सेक्शन है पर्यावरण और समाज पर वो चुनौतियां जो सीधे सीधे हमारे वजूद से जुड़ी हैं। इस साल मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं रहे। उत्तर भारत में झुलसा देने वाली गर्मी, तो समुद्री तटों पर तबाही मचाते तूफान। क्लाइमेट चेंज अब कोई भविष्य का खतरा नहीं रहा, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि जब धरती पर संकट आता है तो हमारी थालियां खाली होने लगती हैं। लड़ाई, खराब मौसम और डामाडोल इकोनॉमी, इन तीनों का खतरनाक कॉम्बिनेशन आज दुनिया भर में लाखों लोगों को भूखा सोने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी उम्मीद की किरण बाकी है। भारत इन चुनौतियों को देखकर सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, बल्कि एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ कुछ बहुत जरूरी कदम उठा रहा है। एक तरफ हम सोलर एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने जंगलों में चीतों को फिर से बसा रहे हैं। भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों साथ साथ हो सकती हैं। और ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये एक बेहतर समाज बनाने की भी बात है, जहां सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ आर्थिक सुपर पावर बनने का सपना है, तो दूसरी तरफ अपने प्लैनेट को बचाने और एक इंसाफ पसंद समाज बनाने की जिम्मेदारी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इन दोनों के बीच सही संतुलन बना पाएगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।